जादुई तराजू। बहुत समय पहले की बात है। भीमपुर गांव में एक मिठाई वाला रहता था। उसकी गांव में एक मिठाई की दुकान थी। उस मिठाई वाले का नाम हीरालाल था। हीरालाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार भी था। वह रोज़ जल्दी सुबह उठ जाता था और अपने सभी काम पूरे करता और अपनी मिठाई की दुकान पर निकल जाता। हीरालाल एक मददगार व्यक्ति था। उसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। वह मुसीबत में पड़े लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद किया करता था। इसीलिए हीरालाल के स्वभाव के चर्चे पूरे गांव भर में थे, क्योंकि ना ही उसने कभी किसी का बुरा किया था, ना ही उसके मन में लालच था। इसीलिए जब भी वह गांव भर में निकलता तो सभी लोग उन्हें सम्मान से बुलाते, उनका आदर किया करते। वह अपनी मिठाई की दुकान से अच्छी खासी कमाई भी कर लेता था, वो भी बिल्कुल ईमानदारी से। उसकी मिठाइयाँ भी बहुत स्वाद होती थी, इसीलिए शाम तक उसकी सभी मिठाइयाँ बिक जाती थी। दूसरे गांव के लोग भी उसकी मिठाई खाने वहाँ पर आया करते थे। एक दिन हीरालाल रोज की तरह सुबह सुबह अपनी दुकान की तरफ जा रहा था, तो उसने एक पेड़ के पास एक व्यक्ति को उदास बैठा देखा। यह देखकर वह उसके पास गया और उसने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों बैठे हो और तुम कहाँ से आए हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मैं कोई काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले जो बारिश हुई थी उसमें मेरी सारी फसल खराब हो गई, जिसमें मेरा बहुत नुकसान हो गया। तब हीरालाल ने कहा, ओहो हो, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं और मेरा परिवार 2 दिनों से भूखा है, पानी पीकर ही गुजारा चल रहा है। यह सुनकर हीरालाल और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। हीरालाल ने उस व्यक्ति की मदद करने की सोची। तब हीरालाल ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें काम दूंगा। मेरी मिठाई की दुकान है और उसमें मुझे एक सहायक की ज़रूरत है, इसीलिए तुम मेरे साथ काम करो। तब उस व्यक्ति ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद साहिब जी। हीरालाल ने उसे कुछ पैसे भी दिए। तुम ये पैसे रखो और कुछ खाना पीना खा लो और अपने परिवार को भी खिला दो। यह कहते ही वह गरीब व्यक्ति ने अपना रूप बदल लिया, क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। यह देखकर हीरालाल हैरान हो गया, क्योंकि असल में वह एक देवता थे, जो कि हीरालाल की ईमानदारी और उसकी दयालुता के स्वभाव की परीक्षा लेना चाहते थे। तब देवता ने बोला, मैं तुम्हारी इस दया भरे स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें यह जादुई तराजू दे रहा हूँ। यह बहुत ही खास तराजू है। इसके एक तरफ जितना वज़न रखोगे उतना ही दूसरी तरफ सोना निकल जाएगा, जिससे तुम अपनी और लोगों की पहले से भी ज़्यादा मदद कर सकोगे। तब हीरालाल ने उनका धन्यवाद कहा और वह देवता गायब हो गए। तब हीरालाल उस तराजू को लेकर घर आया और उसके बारे में परिवार को बताया। हीरालाल ने उसकी एक तरफ आधा किलो का पत्थर रखा और उसी समय चमत्कार हुआ, क्योंकि उसकी दूसरी तरफ आधा किलो का सोना निकल गया, जिसे देखकर हीरालाल और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। उसने फिर धीरे धीरे अपने घर को बड़ा किया और कुछ ज़मीनें खरीद लीं। अब वह पहले से काफ़ी अमीर हो चुका था, पर उसके मन में लालच नहीं आया। उसने उस सोने की सहायता से
लोगों की बहुत मदद की, उनकी गरीबी को दूर किया, उन्हें नया व्यवसाय दिया। यह देखकर हीरालाल को गांव का मुखिया बना दिया गया, जिससे हीरालाल बहुत खुश हुआ। मुखिया बनकर उसने गांव की पूरी मदद की। उसने गांव की स्थिति को बहुत ही सुधार दिया। अब वह गांव पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसी तरह वह पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा। जब यह बात दूसरे गांव तक पहुंची तो दूसरे गांव का एक आदमी उस गांव में आया और उसने पता किया कि गांव इतना बढ़िया और खुशहाल कैसे हो गया। तब उसे पता चला कि यह सब उस मिठाई वाले के जादुई तराजू की वजह से हुआ है कि उसमें एक तरफ पत्थर रखो तो दूसरी तरफ सोना निकलता है। तो वह उस रात उस तराजू को लेकर अपने गांव की तरफ भाग जाता है और उसमें एक पत्थर को रखता है, पर तराजू से कोई भी सोना नहीं निकलता, क्योंकि वह सिर्फ हीरालाल की ही बात मानता था। तो फिर वह तराजू अपने आप ही हीरालाल के पास पहुंच जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार और मददगार होना चाहिए। मुसीबत में पड़े लोगों की जितनी बन सके उतनी मदद ज़रूर करें। धन्यवाद। ट्रेन लखनपुर आकर रुकती है। विजय और उसकी पत्नी सुलेखा गाड़ी से उतरकर स्टेशन के बाहर आते हैं। तभी स्टेशन के बाहर एक बुजुर्ग आदमी उनका इंतजार करते हुए खड़े मिलते हैं। विजय और सुलेखा को देखकर उस आदमी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। विजय का सूटकेस सर पे उठा के वो उनके साथ साथ चलने लगते हैं। विजय शहर में एक ऊंचे पद पर नौकरी करता है और बहुत सालों के बाद अपने गांव लौटता है। उसके लिबास से शहरी ठाट बाट साफ झलकता है। सूट बूट और चेहरे पर धूप वाला चश्मा विजय के साथ चल रहे वह बुजुर्ग आदमी को उसे देखकर बड़ा गर्व महसूस होता है। ये बुजुर्ग आदमी कोई और नहीं बल्कि विजय के पिता काशीनाथ है। काशीनाथ लखनपुर से एक छोटे से गांव में रहते हैं, जहां परिवहन, पक्की सड़क, अस्पताल जैसे बुनियादी सुविधा भी नहीं है। काशीनाथ और उसकी पत्नी दूसरों के खेत में मजदूरी करके अपना निर्वाह करते हैं। विजय काशीनाथ का इकलौता बेटा है। खुद पढ़े लिखे ना होने पर उन्हें बहुत मलाल होता है, लेकिन काशीनाथ अपने बेटे को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। लेकिन गांव में शिक्षा के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं होती, इसलिए काशीनाथ अपने चचेरे भाई जो शहर में नौकरी करते हैं उनके पास विजय को शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर भेज देते हैं। इस तरह विजय बचपन में ही शहर आ जाता है। विजय को पढ़ने के लिए काशीनाथ और उसकी पत्नी बहुत कष्ट उठाते हैं। विजय की पढ़ाई लिखाई अच्छे से होती है। काशीनाथ उसे कोई चीज की कमी महसूस होने नहीं देते। पढ़ाई पूरी होने के बाद विजय को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल जाती है। उसी दौरान विजय की मुलाकात सुलेखा से हो जाती है। सुलेखा विजय के ऑफिस में सहकर्मी होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और कुछ दिन बाद दोनों घर वालों की मंजूरी से शादी कर लेते हैं। धीरे धीरे तरक्की होकर विजय कंपनी का मैनेजर बन जाता है। अब इस दौरान विजय का उठना बैठना उच्च वर्गों के लोगों के साथ होता है, पर विजय अपनी निजी जिंदगी और अपने परिवार के बारे में बताने से हमेशा कतराता है। वो अपने अशिक्षित माँ बाप को लोगों के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहता और ना ही अपने माँ बाप को शहर ले जाने की बात करता है। इसके विपरीत सुलेखा बहुत सरल स्वभाव की होती है। वह अपने माँ बाप को बचपन में ही खो देती है।
उसे माँ बाप की कमी हमेशा महसूस होती है। अपने सास ससुर से सुलेखा को बहुत अपनापन मिलता है, इसलिए वो उन्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहती है। लेकिन विजय सुलेखा की इस बात को हमेशा टाल देता है। विजय के माँ बाप बेटे को अपनी जिंदगी में खुश देखकर कभी कोई शिकायत नहीं करते और जब कभी बेटा और बहू गांव मिलने आते उनकी खूब खातिरदारी करते। चलते चलते रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चलता। माँ दरवाजे पे इंतजार करते मिलती है। बेटे और बहू को देखकर माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। माँ दोनों का मनपूर्वक स्वागत करती है। अरे, तुम दोनों ठीक से कुछ खाते हो कि नहीं? इतना दुबले लग रहे हो। हाँ माँ, शहर में ना कोई खाने का वक्त होता है ना ही सोने का, बस काम काम और बस काम। अरे बिटिया, काम तो लगा पड़ा है जिंदगी भर, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। अरे नहीं माँ, आप बैठो, मैं आप सबके लिए चाय बना लाती हूँ। अच्छा बिटिया। शाम हो जाती है और शाम को सुलेखा माँ को खाना बनाने में उसका हाथ बटाती है और माँ सुलेखा से पूछती है, बिटिया, तुम दोनों का घर बस गया, इस बात की दिल में बड़ी खुशी है। अब तो बेटवा को तरक्की भी मिल गई है। अब तो बस मन में एक ही इच्छा है, स्वर्ग सिधारने से पहले अपने पोता पोती को गोद में खिला ले और हमका कुछ नहीं चाहिए। माँ, सिर्फ गोद में खिलाने से काम नहीं चलेगा, आपको तो उनकी शादी भी देखनी है, तब तक आपको छुट्टी नहीं है। तुम भी का मजाक करती हो बिटिया। इस तरह सुलेखा मजाकिया अंदाज में बात को संभाल लेती है और रात को सोते वक्त सुलेखा विजय को माँ की कही बात बताती है और कहती है, विजय, जब हम गांव आ ही गए हैं तो क्यों ना इस बार हम माँ और बाबूजी को अपने साथ शहर ले जाए। सुलेखा, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, हम उन्हें अपने साथ नहीं रख सकते, फिर भी तुम वही बात बार बार दोहराती हो। लेकिन क्यों विजय, वो सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि मेरे भी माँ बाप है। मैं उन्हें इस तरह अकेले रहते नहीं देख सकती। सुलेखा, मैं भी कभी नहीं चाहता था कि मैं उन्हें इस तरह अकेले रहने दूं, लेकिन वो दोनों है कि शहर के तौर तरीके और बात करने का लहजा सीखना ही नहीं चाहते और उनके इसी रहन सहन को देखकर शहर के लोग हम पर हंसेंगे। लेकिन विजय। अब बस सुलेखा, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। ऐसा कहकर विजय सोने चला जाता है। विजय की ये बातें सुनकर सुलेखा को बहुत दुख होता है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। ऐसे कुछ दिन और गुजरते हैं, लेकिन विजय का मन गांव में नहीं लगता है। उसे तो शहरी जीवन पसंद है। वो सुलेखा को 2 दिन बाद शहर वापस चलने के लिए बोलता है, लेकिन सुलेखा को और 2-4 दिन रुकने का मन होता है, पर विजय इस बात से इनकार कर देता है। सुलेखा का मन उदास हो जाता है, लेकिन अगले ही दिन सुबह से गांव में भारी बारिश शुरू हो जाती है और लगातार 2 दिन तक जारी रहती है और इसी दौरान विजय की तबीयत खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार आ जाता है। इस तरह बहुत दुविधा आन पड़ती है। गांव में ना अस्पताल और ना पक्की सड़क। बारिश की वजह से हालात और भी खराब हो जाते हैं। सुलेखा को बड़ी चिंता होने लगती है, लेकिन माँ उसे हौसला रखने के लिए कहती है। विजय के पिता को जड़ी बूटियों की बड़ी अच्छे से जानकारी होती है और वो तय करते हैं कि विजय का इलाज घर पर ही किया जाएगा और वो उसका इलाज शुरू कर देते हैं। माँ और सुलेखा मिलके विजय का बहुत ध्यान रखते हैं। लगातार 2 दिनों तक विजय का इलाज किया जाता है। धीरे धीरे विजय की हालात सुधरने लगती है और विजय अच्छा महसूस करने लगता है।
और विजय के पूरी तरह से ठीक हो जाने पर एक दिन सुलेखा विजय से कहती है, विजय, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो सुलेखा। विजय, मैंने हमेशा जीवन में अपने माँ और पिता की कमी महसूस की, लेकिन माँ बाबूजी ने वो कमी पूरी कर दी। शादी करके जब मैं तुम्हारे घर आई, तब से ही मेरा मन था कि माँ बाबूजी हमारे साथ रहे। उनके होने से घर घर जैसा लगता है। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी जिंदगी में एक खालीपन है। क्या अब की बार हम माँ बाबूजी को अपने साथ ले जाए? हाँ सुलेखा, तुमने बिल्कुल सच कहा। आज मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है। मेरा झूठा अहंकार टूट गया है। जिस उच्च समाज में मेरा उठना बैठना है, उनसे मैंने माँ बाबूजी को दूर रखना चाहा। पढ़े लिखे ना होने के बावजूद उन्होंने अपने अनुभव से मेरा इलाज किया और मैं ठीक भी हो गया। मैं इतना खुदगर्ज हो गया था कि उन्हें समझ ही नहीं पाया। सुलेखा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सही मायनों में आज तुमने मेरे माता पिता से परिचय करा दिया। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और अगले दिन सुबह विजय अपने माँ बाबूजी से कहता है, माँ बाबूजी, मैं चाहता हूँ आप दोनों हमारे साथ शहर चलो। पर बेटा, तुम्हें तो पता है हम शहर का रहन सहन नहीं अपना पाएंगे। कोई बात नहीं बाबूजी, आप दोनों जैसे हैं वैसे ही हमारे साथ रहिए। और वैसे भी बदलना आपको नहीं बल्कि मुझे था। विजय की ये बातें सुनकर सुलेखा बहुत भावुक हो जाती है। इस तरह विजय माँ बाबूजी को अपने साथ शहर ले जाता है और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, दुनिया में एक कहावत बहुत मशहूर है कि बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाता है सब कुछ, लेकिन ना तो माँ जैसी जन्नत मिलती है और ना बाप जैसा साया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। एक बार की बात है, वृंदावन सोसाइटी में मिस्टर अग्रवाल अपने परिवार के साथ रहा करते थे। परिवार में उनकी पत्नी और एकलौता बेटा कुणाल उनके साथ रहता था। कुणाल ने हाल ही अपनी 12वीं की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास किया था। कुणाल पढ़ाई में काफी होशियार था। मिस्टर अग्रवाल और मिसेस अग्रवाल ने कुणाल को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। 12वीं पास करने के बाद उसने BCA करने का निश्चय किया। शहर के एक प्रसिद्ध कॉलेज में अपना नाम दाखिल कर लिया। इस तरह कुणाल की कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो गई। उसकी कॉलेज में ज्यादातर अमीर घरों के बच्चे पढ़ने आते। उन लड़कों में कुछ ऐसे भी लड़के थे जिनका ध्यान पढ़ाई में कम और घूमने फिरने और आवारागर्दी करने में ज्यादा था। ऐसे ही कुछ लड़कों से कुणाल की दोस्ती हो गई। अब अक्सर वो उन आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता, पार्टियां करता। ये सब चीजें कुणाल को बहुत आकर्षित कर रही थी और दिन ब दिन वो इसमें फंसा जा रहा था। उसे इन चीजों में बड़ा मजा आने लगा था और उसका ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर कम हो रहा था। कुणाल के दोस्त अक्सर उसे कहा करते, अरे यार कुणाल, अभी से पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो एग्ज़ाम को बहुत टाइम है। यही दिन तो है मज़े करने के। हमारे साथ ऐश कर ले। पता नहीं बाद में तुम्हें ऐसा एंजॉयमेंट करने को मिले ना मिले। अभी जितना चाहे ज़िंदगी के मज़े ले लो। ऐसा कहकर कुणाल के दोस्त उसे हर चीज में अपने साथ शामिल कर लेते। देर रात तक घूमना फिरना, उनके साथ पार्टियां करना, रात को देर से घर पहुंचना, ये सब अब आम हो गया था। कुणाल के स्वभाव में काफी बदलाव आ चुका था। इस बारे में सोसाइटी के लोग भी मिस्टर अग्रवाल को कई बार टोक चुके थे। कुणाल के इस रवैये से माता पिता काफी परेशान थे और ऐसे ही
कुणाल देर रात दोस्तों के साथ पार्टी करके घर वापस आया तो देखा कि मिस्टर अग्रवाल दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे हैं। कुणाल, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, और 1-2 घंटे लेट आते तो सुबह ही हो जाती। इतनी जल्दी आने की जरूरत क्या थी? पिताजी, क्या आपने भी आते बराबर लेक्चर देना शुरू कर दिया? अच्छा, तो मैं लेक्चर दे रहा हूँ? और ये तुम जो कर रहे हो, क्या वो सही है? रात रात भर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना, इधर उधर घूमना, पार्टियाँ करना, इसके लिए मैं तुम्हें शाबाशी दूँ? कुणाल, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान कम और बाकी चीज़ों पर ज़्यादा है। अब तो सोसाइटी के लोग भी मुझे टोकने लगे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो तुम मुझे समाज में उठने बैठने लायक नहीं रखोगे। पिताजी, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने ही तो गया था और उनके साथ छोटी मोटी पार्टी ही तो की है। क्या दूसरे घरों के लड़के ऐसा नहीं करते? और ये समाज से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, अपना भला बुरा खुद समझ सकता हूँ। अच्छा बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। लगता है आज तुमने कुछ ज़्यादा ही पार्टी कर ली है। चलो, आज बाप होने के नाते मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। ये जो तुम्हारे दोस्त हैं, आज तो तुम्हें बड़े सुहावने लग रहे हैं, लेकिन एक दिन तुम इन्हें ही कोसोगे। इनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य तय करता है। आज मेहनत करोगे तो उसका फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। इसलिए कहता हूँ बेटा, ये समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ऐसे ही जाया मत होने दो। लेकिन पिताजी, वो मेरे दोस्त है और हर किसी के जीवन में दोस्त तो होते ही है। बिल्कुल होते हैं बेटा, लेकिन सिर्फ दोस्त होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अच्छे दोस्त होना। तुम जिन्हें अपना दोस्त समझ बैठे हो, वो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु है, क्योंकि वो तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे और मुसीबत आने पर तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। बेटा, दोस्त बनाना है तो अपने करियर को दोस्त बनाओ, जो हमेशा तुम्हारा साथ निभाएगा और तुम्हें ऊंचे मकाम तक ले जाएगा। इसलिए कहता हूँ, अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मन लगाकर पढ़ो और जीवन में सफल हो जाओ। उसके बाद जिंदगी के सही मायनों में मज़े ले पाओगे। चलो, बहुत रात हो चुकी है, अभी जाके सो जाओ। पिताजी की बातें सुनकर कुणाल निरुत्तर सा हो गया। अगले दिन सुबह उठकर मिस्टर अग्रवाल अपने पत्नी से कहते हैं, अरे ओ कुणाल की माँ, जरा सुनती हो? कुणाल की दादी ने कल सबको गांव बुलाया है। हमारे लिए उन्होंने कुछ पूजा का आयोजन किया है और कुणाल को भी खास तौर पर लाने को कहा है। हमें वहाँ रात को रुकना होगा, दूसरे दिन शाम को लौट आएंगे। लेकिन कुणाल सबके साथ जाने में कोई रुचि नहीं दिखाता और मना कर देता है। दोपहर को मिस्टर अग्रवाल और मिसेस अग्रवाल गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले मिस्टर अग्रवाल कुणाल से कहते हैं, कुणाल, हम जा रहे हैं, लेकिन तुम घर का ख्याल रखना। तुम घर पे अकेले होगे, लेकिन ध्यान रहे अपने आवारा दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने मत निकल जाना, घर पर ही रुकना। ऐसी हिदायत देकर मिस्टर अग्रवाल गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। कुणाल घर पर अकेले होने की सूचना अपने मित्रों को देता है और सभी मित्र मिलकर रात को पार्टी करने का प्लान करते हैं, परंतु घर पर पार्टी नहीं कर सकते क्योंकि पिताजी ने सख्त हिदायत देकर जाते हैं। और हो सकता है कि कोई पड़ोसी पार्टी के बारे में पिताजी को बता दे और फिर ये तय होता है कि सब मिलकर हाईवे पर निकलेंगे और किसी ढाबे में जाकर पार्टी करेंगे। तय समय पर कुणाल की सब मित्र मंडली उसके घर पहुंच जाती है। कुणाल अपनी जेब खर्चे के मिले हुए पैसे साथ लेकर सभी दोस्तों के साथ चल देता है। कुणाल बेफिक्र होकर उसके दोस्तों के साथ पार्टी और मौज मस्ती करता है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी घर लौटने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उनके साथ एक घटना घटती है। कुणाल और उसके दोस्तों को कुछ बदमाश रास्ते में रोक लेते हैं। लूट के इरादे से उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन कुणाल के दोस्त किसी तरह से उनके चंगुल से भाग निकलते हैं। लेकिन कुणाल भाग नहीं पाता और बदमाश कुणाल की बहुत पिटाई करते हैं और उसके पैसे छीन लेते हैं। कुणाल के कपड़े भी फट जाते हैं।
जोरदार पिटाई के बाद कुणाल बेहोश हो जाता है। बदमाश उसे सड़क के किनारे वैसे ही छोड़कर भाग जाते हैं। सुबह होने पर उसे होश आता है और उसे ध्यान आता है कि माँ पिताजी के पहुँचने से पहले उसे घर पहुँचना होगा और वो जैसे तैसे वहाँ से उठता है। घर पहुँचने के लिए उसके जेब में 1 रुपया भी नहीं बचता। अब किसी से मदद मांगने के सिवा उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होता। कुणाल सबसे मदद की गुहार लगाता है, अपनी आप बीती सुनाता है, लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं। सबको लगता है कि पैसे मांगने के लिए उसने ऐसा हुलिया बनाया है और झूठी कहानी बता रहा है। चलते चलते वो एक बड़ी सी दुकान के पास पहुंचता है और देखता है कि दुकान के मालिक दुकान में बैठे हुए हैं। कुणाल अपनी सारी कहानी उनसे कहता है। उसकी व्यथा सुनकर मालिक उसे कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ और मैं तुम्हारी घर जाने के लिए मदद भी करूँगा, परंतु उसके लिए तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। आज मेरे नौकर दुकान पर नहीं आए हैं और अभी अभी ये छोटी गाड़ी में लाद के दुकान में भरने के लिए सामान आया है। ये सारा सामान तुम दुकान में रखवा दो तो मैं इसका तुम्हें 150 रुपये दूंगा और तुम आराम से घर जा पाओगे। बदमाशों के हाथों से पीटने के बाद उसका शरीर जवाब दे चला था, परंतु घर जाने की खुशी के कारण वो काम करने के लिए राजी हो गया और एक एक करके सारा सामान दुकान में रखवा दिया। दुकान के मालिक ने उसकी मेहनत देखकर उसे पैसे दे दिए। उनका धन्यवाद करके वो सीधा बस पकड़कर अपने शहर आ गया। नहा धोकर खुद को ठीक ठाक कर लिया और माँ पिताजी के आने का इंतजार करने लगा। शाम तक माँ पिताजी घर पहुँच गए। कुणाल एकदम चुपचाप था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन मिस्टर अग्रवाल जब सुबह सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि कुणाल के कमरे की बत्ती जल रही है। उन्हें लगा कि वो बत्ती बुझाना भूल गया और वैसे ही सो गया और वो उसके कमरे के पास में पहुँचे और देखकर दंग रह गए। कुणाल बहुत एकाग्र होकर पढ़ने में लगा हुआ था। तभी मिस्टर अग्रवाल ने उससे कहा, कुणाल बेटा, तुम्हें नींद नहीं आई? रात भर जागते रहे? अब तक नींद में ही था पिताजी, लेकिन अब जाग चुका हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।